अर्जुन ने रेस्टोरेंट में रिया और देशमुख के भतीजे को सबक सिखा दिया था। लेकिन वहां पर अब मैनेजर आ चुका था। वो अब क्या करेगा, जानेंगे आज के एपिसोड नंबर 20 में। दोस्तों, कहानी द साइलेंट मिलेनियर में आपका हार्दिक स्वागत है। कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो कहानी को पूरा सुने और लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी करें और कमेंट भी जरूर करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मिस्टर नेहरा एक बहुत ही घमंडी और वीआईपी लोगों की चापलूसी करने वाला इंसान था। जब उसने देखा कि एक लड़के ने खून खराबा किया तो उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसे अर्जुन की शक्ल याद नहीं थी, क्योंकि अर्जुन यहाँ पहली बार आया था। इसलिए मैनेजर नेहरा ने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी, इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो। उसका ऑर्डर सुनते ही 15 बाउंसरों ने अर्जुन, मीरा और उसके परिवार को टेबल से लिए घेर लिया और ताऊ जी और यशोदा माँ ने सब देखकर बुरी तरह घबरा गए। ताऊ जी ने कांप कर कहा, बेटा अर्जुन, ये क्या हो रहा है? चलो यहां से चल दो, पुलिस आ जाएगी। आगे से अर्जुन ने बहुत ही शांति और इज्जत से उन्हें बैठाकर कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ताऊ जी, आप अपनी जगह पर आराम से बैठिए। तभी मैनेजर नेहरा ने गुस्से में अर्जुन के पास आकर अपनी उंगली हवा में लहरा कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द क्राउन ज्वेल में घुसकर गुंडागर्दी करने की? तुम्हें पता है ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मुंबई का सबसे वीआईपी रेस्टोरेंट है। तुमने यहाँ का कांच तोड़ा, हमारे वीआईपी गेस्ट को डराया। सिक्योरिटी, इस लड़के को और इस पूरे गांव वालों को, कुनबे को धक्के मार कर निकालो, पुलिस को कॉल करो। उसकी धमकी सुनते ही मीरा घबरा कर अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। रिया जो जमीन पर बैठी थी, वो अपने आंसुओं के बीच एक बार फिर मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि अब अर्जुन को रेस्टोरेंट से बेइज्जत करके निकाला जाएगा। वहीं अर्जुन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से हाथ डाला और मैनेजर नेहरा की उस उठी हुई उंगली को घूर कर कहा, अपनी ये उंगली नीचे कर ले नेहरा, वरना मैं इसे उसी तरह तोड़ दूंगा जैसे अभी अभिषेक देशमुख की तोड़ी है। नेहरा अर्जुन की आंखों का वो खौफ देखकर एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के भरोसे उसने फिर से गुर्रा कर कहा, तू मुझे धमकी दे रहा है? तुझे पता नहीं कि इस रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है? जब वो आएगा ना तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। आगे से अर्जुन ने होठों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे अच्छे से पता है कि इस रेस्टोरेंट का असली मालिक कौन है नेहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे नहीं पता। यह कहकर अर्जुन ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक बहुत खास काले रंग का प्लेटिनम कार्ड निकाला, जिस पर सोने के अक्षरों से एक फोल्कन का निशान बना हुआ था। यह कार्ड सिर्फ अग्निहोत्री एम्पायर के टॉप डायरेक्टर वारिस के पास होता था। अर्जुन ने वो कार्ड नेहरा के चेहरे के सामने करके कहा, ये कार्ड देख रहा है? अपने उस मालिक को फोन मिला जो इस पूरे रेस्टोरेंट चेन का सीईओ है। उसे कहना कि एक लड़का आया है जिसके पास अग्निहोत्री ब्लैक कार्ड है। अगर वो अगले 2 मिनट में मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ तो मैं इस पूरे रेस्टोरेंट को डायनामाइट लगाकर उड़ा दूंगा। वो ब्लैक कार्ड देखते ही मैनेजर नेहरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुंबई की हाई सोसाइटी में जो भी काम करता था उसे पता था कि ब्लैक फाल्कन कार्ड का मतलब है साक्षात मौत या साक्षात भगवान। ये कार्ड दुनिया में गिने चुने लोगों के पास था। यह उस इंसान की असीमित ताकत का प्रतीक था। नेहरा के पसीने छूट गए, उसके हाथ कांपने लगे। उसने बाउंसर को पीछे हटने का इशारा किया और अपनी जेब से तुरंत फोन निकाला। उसने कांप कर हाथों से द क्राउन ज्वेल चेन के सीईओ और मालिक मिस्टर राजीव को फोन मिलाया, जो उसी वक्त रेस्टोरेंट के सबसे ऊपरी माले पर अपने वीआईपी स्वीट में किसी मीटिंग में बैठे थे। जैसे राजीव ने फोन उठाया, नेहरा ने हकला कर कहा, सर, नीचे नीचे रेस्टोरेंट में एक लड़का आया है। उसने उसने अपना अग्निहोत्री ब्लैक कार्ड दिखाया है और वो आपको तुरंत नीचे बुला रहा है। नेहरा की आवाज गले में घुट रही थी। उसकी यह बात सुनकर फोन के उस पार जैसे कोई धमाका हुआ हो। राजीव ने चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम नेहरा? ब्लैक कार्ड? राजीव की आवाज में एक ऐसा खौफ था जिसे नेहरा ने कभी नहीं सुना था। उसने घबरा कर नेहरा से पूछा, वो लड़का कैसा दिखता है? क्या उसकी उम्र 20-22 साल के करीब है? क्या उसकी आंखें बहुत गहरी हैं? इधर से नेहरा ने हकलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, जी जी सर, बिल्कुल वैसा ही है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से राजीव पागलों की तरह चीख कर बोला, हराम खोर, तूने अपनी मौत की दावत दे दी। सिक्योरिटी को तुरंत वहां से हटा ले। वो कोई आम इंसान नहीं है। वो इस पूरे रेस्टोरेंट, इस पूरी डील चेन और मेरे भी बाप हैं।
वो अग्निहोत्री एम्पायर का मालिक मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री है। मैं अभी नीचे आ रहा हूं। अगर तूने उन्हें जरा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। ये कहकर उधर से राजीव ने फोन काट दिया। कॉल कट गई। इधर नेहरा के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का, उसे लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। वो लड़का जिसने पुलिस से पकड़वाने और धक्के मारकर निकालने की धमकी दी, वो इस पूरे एम्पायर का किंग था। नेहरा के घुटनों के जवाब दे दिया। वो वहीं फर्श पर अर्जुन के जूतों के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। नेहरा रोने लगा। उसने अर्जुन के सामने जमीन पर अपना सिर पटक कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे नहीं पता था। मैं तो बस एक मामूली सा नौकर हूं सर। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग ये नजारा देखकर सक थे। जो मैनेजर किसी मंत्री को भी भाव नहीं देता था, वह एक 22 साल के लड़के के पैरों में गिरकर रो रहा था। ठीक 30 सेकंड के बाद प्राइवेट एलिवेटर के दरवाजे खुले और उसमें से द क्राउन ज्वेल का सीईओ मिस्टर राजीव पसीने से लथपथ लगभग भागकर बाहर आया। उसके पीछे उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम दौड़ रही थी। राजीव दौड़ता हुआ सीधा अर्जुन के पास आया और उसने अर्जुन के सामने बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर झुककर प्रणाम करके कहा, गुड आफ्टरनून बॉस। राजीव की आवाज में गजब का सम्मान और दहशत थी। उसने सम्मान के साथ आगे कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं आपको रिसीव करने गेट पर नहीं आ सका। मुझे आपके आने की कोई इत्तला नहीं थी। बूम। और ये दृश्य देखकर पूरे रेस्टोरेंट में जैसे किसी ने सांसें रोक ली हो। रिया जो जमीन पर बैठी सब देख रही थी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए। जिस रेस्टोरेंट में एंट्री पाने के लिए रिया को अभिषेक देशमुख जैसे इंसान की चापलूसी करनी पड़ती थी, वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट अर्जुन अग्निहोत्री के एक इशारे में झुक रहा था। वहीं अर्जुन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह अड़िग रहा। अर्जुन ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम लेट हो राजीव। आगे से राजीव ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी बस, मैं माफी चाहता हूं। फिर उसने घुटनों के बल बैठे नेहरा की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, सर, इस बेवकूफ मैनेजर ने जो भी गुस्ताखी की है, मैं इसे अभी के अभी नौकरी से निकालता हूं। आप जो सजा देंगे वो इसे मिलेगी। आगे से अर्जुन ने अपनी नजरें राजीव पर टिका कर कहा, इसकी सजा मैं बाद में तय करूंगा। अभी मुझे जो चाहिए वो ध्यान से सुनो। ये कहकर अर्जुन मुड़ा और उसने अपने परिवार की तरफ देखा। ताऊ जी, ताई जी, यशोदा माँ अभी भी डरे हुए असहज थे। रिया की वो बातें कि इन कपड़ों से गाय और गोबर की बदबू आ रही है, उनके दिलों में गहरे तक छलनी कर चुकी थी। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपने परिवार का सम्मान लौटाना होता है। अर्जुन आज वही करने वाला था। अर्जुन ने राजीव की तरफ देखा और एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने पूरे रेस्टोरेंट को हिला कर रख दिया। अर्जुन की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने ऑर्डर देकर कहा, राजीव, इस रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक इंसान को, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई सुपरस्टार, कोई अरबपति, सबको अपनी जगह से खड़ा होने के लिए कहो। उसकी बात सुनकर राजीव ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया। राजीव ने अनाउंस करके कहा, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। अग्निहोत्री के नाम का खौफ इतना था कि वहां बैठे मुंबई के सबसे रईस और ताकतवर लोग चुपचाप अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। किसी ने चू तक नहीं की। इसके बाद अर्जुन ने धीरे से चलकर ताऊ जी और यशोदा माँ के पास आकर बहुत ही इज्जत के साथ ताऊ जी का हाथ पकड़ा, उन्हें उनकी कुर्सी से खड़ा किया। फिर यशोदा माँ और ताया जी को अपने आगे आने का इशारा किया। मीरा भी उनके साथ खड़ी थी। ताऊ जी के राजस्थानी साफे को अपने हाथों से थोड़ा ठीक किया। फिर वो पूरे रेस्टोरेंट और उस जमीन पर पड़ी रिया की तरफ पलटा। अर्जुन ने एक ऐसी गगनभेदी रौबदार आवाज में कहा, तुम लोगों को क्लास और स्टेटस देखना था ना। उसकी आवाज में वो खौफ था जो हर इंसान के रूह में उतर गया। इसके बाद अर्जुन ने ताऊ जी की तरफ इशारा करके कहा, तो अपनी आंखें खोल कर देखो। जो इंसान तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने एक साधारण सा धोती कुर्ता और साफा पहना है, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये मिस्टर भैरव सिंह है, मेरे ताऊ जी, मेरे पिता सम्मान। ये जो औरत खड़ी है, ये मेरी माँ है। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने रिया की तरफ इशारा किया और अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, आज इस कचरे ने मेरे परिवार के कपड़े को देखकर इन्हें गवार और भिखारी कहने की जरूरत की। इसने कहा कि इनके कपड़ों से बदबू आती है, लेकिन कान खोल कर सुन लो मुंबई वालों, जिस मिट्टी और जिस खेतों की महक इनके कपड़ों से आती है,
उसी मिट्टी में उगे हुए अनाज को खाकर तुम लोगों की एक क्लासी जिंदगी चलती है। अब रेस्टोरेंट में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। लोग शर्म के अपनी नजरें झुकाए हुए थे। तभी अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, राजीव। राजीव ने सम्मान के साथ कहा, यस बॉस। अर्जुन ने उनको ऑर्डर देकर कहा, आज से द क्राउन ज्वेल के मेन गेट पर एक सोने की प्लेट लगाई जाएगी। उस पर लिखा होगा कि इस रेस्टोरेंट में एंट्री पाने का सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ किसानों और जमीन से जुड़े लोगों का होगा। और अगर आज के बाद किसी भी इंसान ने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर ताऊ जी की आंखों में आंसू की धार बह गई। लेकिन ये आंसू सम्मान के थे और अपमान के नहीं। वो भैरव सिंह, जो गांव की एक छोटी सी पंचायत में अपना रुतबा दिखाता था, आज मुंबई के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में शहर के अरबपतियों के बीच सामने एक राजा की तरह खड़ा था। और यह सब उस लड़के की वजह से था जिसे वो कभी नफरत किया करता था। ताऊ जी ने अपना सीना चौड़ा कर लिया। उनका राजपूती खून आज सच में अपनी पूरी शान पर था। वहीं यशोदा माँ और ताई जी भी रोने लगी थी। उनके पास खड़ी मीरा ने अर्जुन की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें प्यार, पूजा और एक अटूट इज्जत थी। अर्जुन ने आज उसके परिवार को भगवान का दर्जा दे दिया था। अब बारी थी उस इंसान की जिसने इस पूरे फसाद की शुरुआत की। अर्जुन मुड़कर वापस रिया के पास आया, जो अभी भी जमीन पर बैठी सिसक रही थी। अर्जुन ने बिना रिया की तरफ देखे कहा, राजीव, ये लड़की जो जमीन पर बैठी है, इसका नाम रिया है। राजीव ने भी कहा, जी बॉस। तभी अर्जुन ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने रिया की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसने ऑर्डर देकर कहा, आज के बाद मुंबई का कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी क्लब, कोई भी मॉल, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी इस लड़की को अपने यहाँ एंट्री नहीं देगी। इसे मुंबई के हर वीआईपी सर्कल से ब्लैकलिस्ट कर दो। अगर किसी ने इसे अपने यहाँ काम दिया या पनाह दी तो वह अग्निहोत्री एम्पायर का सीधा दुश्मन माना जाएगा। आगे से राजीव ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, अंडरस्टूड बॉस, इसे अभी सिस्टम में डाल दिया जाएगा। वहीं उसकी ये बात सुनकर रिया चीख चीख कर रोने लगी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं अर्जुन, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सड़कों पर आ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो अर्जुन। लेकिन आगे से अर्जुन ने बहुत ही नफरत भरी आवाज में कहा, तू सड़कों पर ही रहने लायक है रिया, लेकिन यहां से जाने से पहले तुझे एक काम करना होगा। एक कहकर अर्जुन ने ताऊ जी और यशोदा माँ की तरफ इशारा करके आगे कहा, जाकर उनके पैरों में गिर जा और अपनी नाक इस फर्श पर रगड़कर उनसे माफी मांग। जब तक वो तुझे माफ नहीं करते तो यहां से बाहर नहीं जाएगी। रिया, जिसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, वो घुटनों के बल रेंक कर ताऊ जी और यशोदा माँ के पास पहुंची। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोकर उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया। उसने सिसक कर कहा, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत घमंडी और नीच लड़की हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा कहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। रिया बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका सारा मेकअप खराब हो चुका था। अब वो किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। वहीं यशोदा माँ का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपने पैर पीछे हटा लिए। यशोदा माँ ने शांत स्वर में कहा, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे बेटा, हमने तुझे माफ कर दिया। तभी अर्जुन ने चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, सिक्योरिटी, इसे उठाकर रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर कचरे के डिब्बे के पास फेंक दो। आज के बाद इसकी शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। बाउंसर तुरंत आगे आए और उन्होंने रिया को कॉलर से पकड़ा, घसीट कर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। रिया की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। गंदगी साफ हो चुकी थी। रेस्टोरेंट का माहौल अब पूरी तरह से अर्जुन के कंट्रोल में था। इसके बाद अर्जुन ने रेस्टोरेंट के बाकी मेहमानों से कहा, आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। उसकी बात सुनते ही सब लोग शांति से बैठ गए, लेकिन उनकी नजरें अभी भी अर्जुन के परिवार पर टिकी थी, वो भी पूरी इज्जत के साथ। इसके बाद राजीव खुद आगे आया। उसने ताऊ जी और यशोदा माँ के लिए कुर्सियां पीछे खींचकर सम्मान के साथ कहा, प्लीज बैठिए सर, मैम। आज आपके लिए हमारी सबसे स्पेशल रॉयल थाली सर्व की जाएगी और इसका कोई बिल भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट आज से आपका ही है। अब पूरा परिवार वापस टेबल पर बैठ गया। अर्जुन भी मीरा के बगल में आकर बैठ गया। मीरा ने मेज के नीचे से अर्जुन का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसा ली। मीरा ने अपनी भीगी हुई पलकों के साथ बहुत ही प्यार से कहा, थैंक यू अर्जुन, तुमने आज मेरे परिवार को जो इज्जत दी उसके लिए मैं 7 जन्म तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर मीरा का हाथ चूम कर कहा,
तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है मीरा, और मेरे परिवार पर उंगली उठाने वालों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। वैसे ही बातें कर रहे थे, कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के टॉप शेफ ने उनके सामने चांदी और सोने की थालियों में दुनिया की सबसे बेहतरीन पकवान परोसने शुरू कर दिए। ताऊ जी बहुत गौरव और शान से खाना खा रहे थे। ताई जी और यशोदा माँ भी अब पूरी तरह से रिलैक्स थी। उस दिन का वो खाना एक भोजन नहीं बल्कि सम्मान, प्यार और अग्निहोत्री नाम के रुतबे का स्वाद था। लेकिन इस पूरी घटना का असर सिर्फ उस रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं था। अगले 1 घंटे के अंदर मुंबई के अंडरवर्ल्ड, कॉरपोरेट सर्कल और हाई सोसाइटी में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबको पता चल गया कि द क्राउन ज्वेल में आज दोपहर क्या हुआ था। सबको पता चल गया कि रणविजय अग्निहोत्री का पोता अर्जुन अग्निहोत्री अब पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में मुंबई की सड़कों पर उतर चुका है। प्रताप देशमुख के ऑफिस में जब यह खबर पहुंची कि उसके भतीजे की उंगली तोड़ दी गई, उसे जानवरों की तरह पीटा गया, तो देशमुख के पूरे एम्पायर में हड़कंप मच गया। और उधर सूर्यकांत सिंघानिया, जिसकी पोती अभी भी कोमा में थी, वह भी समझ चुका था कि अर्जुन अग्निहोत्री से सीधी लड़ाई लड़ना मौत को दावत देना है। इसलिए उसको अब अपना प्लान और भी खतरनाक बनाना होगा। क्राउन रेस्टोरेंट जो भी हुआ उसके माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जिस परिवार को कुछ देर पहले गंवार और भिखारी कहकर इज्जत किया गया, और उन्होंने मुंबई के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में देवताओं की तरह भोजन किया था, खाना खत्म होने के बाद जब अर्जुन और उसका परिवार अपने कुर्सियों से उठा तो रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ उनके सम्मान में खड़ा हो गया। रेस्टोरेंट के सीईओ मिस्टर राजीव खुद हाथ बांधकर उनके साथ साथ चलकर उन्हें गेट तक विदा करने आए। राजीव ने ताऊजी और यशोदा माँ के सामने झुक कर कहा, सर, मैम, आज आपने हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाकर इसे पवित्र कर दिया। आइंदा जब भी आपका मन करे, ये रेस्टोरेंट 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। उसकी बात सुनकर ताऊजी ने अपना सीना चौड़ा करके एक बहुत ही गरिमापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद राजीव जी, आपका आदर सत्कार हमेशा याद रहेगा। तभी अर्जुन ने राजीव की तरफ देखकर एक हल्का सा सिर हिलाया। राजीव समझ गया कि बॉस खुश है। इसके बाद पूरा परिवार वापस शानदार रेंज रोवर एसयूवी में बैठा और गाड़ी गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चल पड़ी। गाड़ी के अंदर का माहौल अब बहुत ही खुशनुमा था। ताऊ जी रेस्टोरेंट के उस भव्य डिजाइन की बातें कर रहे थे। यशोदा माँ उस स्वादिष्ट राजस्थानी थाली की तारीफ कर रही थी जो शेफ ने खास तौर पर उनके लिए बनाई थी। मीरा आगे अर्जुन के बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में अभी भी वो चमक थी जो अर्जुन ने उसे इज्जत दिला कर दी थी। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने आज जो किया अर्जुन, मैं वो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। आगे से अर्जुन ने आंख मारकर जवाब देकर कहा, मैंने वही किया जो एक बेटे को एक होने के लिए दामाद का फर्ज था। कुछ ही देर में वो लोग विला नंबर 360 पहुंच गए। बड़े बुजुर्ग सफर और इस पूरे दिन की घटनाओं से थक चुके थे, इसलिए वो सीधे अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। हॉल में अब सिर्फ अर्जुन और मीरा बचे थे। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा, उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। तभी मीरा की नजर एक बार फिर अर्जुन के माथे पर बंधी उस पट्टी और उसके हाथों के छिले हुए पोरों पर चली गई। मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखकर उससे पूछा, अर्जुन, तुमने सच क्यों नहीं बताया? कपिल के एक्सीडेंट वाली बात पूरी तरह सच नहीं है ना? मीरा की आवाज फिर से भारी हो गई। अर्जुन जानता था कि मीरा बहुत समझदार है, लेकिन वो उस नासिक वाले खूनी तांडव, उन 80 गुंडों और दरंदे मंत्री के बेटे और गोलियों की बारिश की हकीकत मीरा को नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मीरा के दिमाग में मासूम सा खौफ बैठ जाए। अर्जुन ने मीरा के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ा और एक बहुत ही प्यारा सा सफेद झूठ गढ़ दिया। अर्जुन ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मीरा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कपिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। दरअसल वो उसकी दोस्त निहारिका से प्यार करता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कल रात निहारिका के घर वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया था और वो लोग निहारिका की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। उसकी बात सुनकर मीरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ? तभी अर्जुन ने बात को बहुत ही नॉर्मल बनाकर कहा, कपिल उसे बचाने गया तो निहारिका के भाइयों ने उसे थोड़ा पीट दिया। मैं और रहान वहां पहुंच गए थे। मेरी उनके साथ हाथापाई हुई, बस उसी में ये खरोंचे आ गई। आगे से मीरा ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने उन्हें मनाया कैसे? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, अरे, जब मैंने उन्हें अपनी अग्निहोत्री वाली हैसियत दिखाई और बताया कि कपिल मेरा सबसे खास दोस्त है, तो वो लोग डर गए। वो समझ गए कि अगर वो लोग शादी के लिए नहीं माने तो मैं उनका पूरा बिजनेस ठप कर दूंगा। आखिरकार वो मान ही गए।
उसकी ये बात सुनकर मीरा की आंखों में खुशी आ गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, सच में? तभी अर्जुन ने एक और बम फोड़कर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच, और सबसे बड़ी बात, मैंने कपिल और निहारिका की शादी तय कर दी है। अब से ठीक 10 दिन बाद उन दोनों की शादी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी ये बात सुनकर मेरा खुशी के मारे अर्जुन के गले लग गई। उसने चहक कर कहा, ओह माय गॉड अर्जुन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कपिल बहुत अच्छा लड़का है और अगर निहारिका उसकी पसंद है तो वो भी प्यारी होगी। हम उनके शादी में बहुत मजे करेंगे। आगे से अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कसकर एक गहरी राहत की सांस ली। उसका झूठ काम कर गया था। मेरा अब खौफ में नहीं बल्कि खुशियों की तैयारियों में खो गई। अगले ही दिन विला में 360 में कपिल और निहारिका की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। अर्जुन ने कोई आम शादी नहीं सोची थी। उसने अपने अब उस दोस्त के लिए एक ऐसी शादी सोच ली थी जो पूरे इंडिया में इतिहास के दौरान बन जाएगी। अर्जुन ने अपनी सेक्रेटरी नित्या को अपने स्टडी रूम में बुलाया। उसने नित्या को ऑर्डर देकर कहा, नित्या, कपिल की शादी मुंबई के किसी होटल में नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि उसकी शादी जयपुर के किसी सबसे बड़े शाही महल रामबाग पैलेस में हो, एक प्रॉपर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग। आगे से नित्या ने तुरंत अपने टैबलेट पर नोट करना शुरू करके कहा, यस सर। तभी अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, पूरे पैलेस को 5 दिनों के लिए बुक कर लो। पैसे की कोई लिमिट नहीं है। कपिल के माता पिता और उसकी छोटी बहन तनिष्का को मुंबई से जयपुर प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में लेने जाए। उनके लिए मुंबई के टॉप डिजाइनर्स से कपड़े डिजाइन करवाओ। आगे से नित्या ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, डन सर। इसके बाद कुछ ही दिनों में कपिल, जो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। वो और निहारिका अपने घर पर आ गए थे। जब अर्जुन ने उन्हें उनकी इस जयपुर वेडिंग का प्लान बताया तो कपिल रो पड़ा। कपिल ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, भाई, ये महल, ये प्राइवेट प्लेन, मेरी तो औकात एक साइकिल भी नहीं है भाई। आगे से अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, औकात पैसों से नहीं, दिल से होती है मेरे भाई। और आज से तू अग्निहोत्री इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है। अपने इस पुरानी सोच को अब पीछे छोड़ दे दोस्त। और फिर वो दिन आ गया जब पूरा परिवार और सारे दोस्त प्राइवेट जेट से जयपुर के रामबाग पैलेस पहुंचे। पैलेस का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। हर तरफ राजपूती शानो शौकत, सजे हुए हाथी घोड़े, नगाड़े और फूलों की बारिश। कपिल के बूढ़े माता पिता, जिन्होंने पूरी जिंदगी में दूसरे के खेतों में मजदूरी की थी, उन्हें जब एक खुली विंटेज कार में बैठाकर महल के अंदर लाया गया और महल के कर्मचारियों ने उन्हें महाराजा और महारानी की तरह ट्रीट किया, तो उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें रेशमी कपड़े पहनाए गए थे। उनकी सेवा के लिए 10-10 नौकर खड़े थे। कपिल के पिता बार बार अर्जुन को दुआएं दे रहे थे। वहीं मीरा और अर्जुन ने मिलकर इस शादी की हर रस्म को यादगार बना दिया। हल्दी, मेहंदी, संगीत के फंक्शंस किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह लग रहे थे। कपिल और निहारिका को प्रिंस और प्रिंसेस की तरह सजाया गया था। निहारिका का ब्राइडल लहंगा 50 लाख रुपए का था, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ कपिल का ही ध्यान नहीं रखा था। उसने अपनी महारानी मीरा को भी किसी रानी से कम नहीं रखा था। संगीत वाले दिन मीरा ने एक बहुत ही खूबसूरत गहरा लाल रंग का राजपूती डिजाइनर लहंगा पहना था। जब वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरी तो अर्जुन की निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। अर्जुन ने मीरा का हाथ चूम कर कहा, तुम सच में मेरी जिंदगी की इकलौती रानी हो। उसकी यह बात सुनकर मीरा शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, और तुम मेरे इकलौते राजा। जयपुर का वो महल खुशियां, ठहाके, डांस और एक सच्ची आशिकी की जीत के जश्न में डूबा हुआ था। वहां न कोई गरीब था और न ही कोई अमीर। अब सब लोग एक दूसरे के प्यार में रंगे हुए थे। लेकिन मुंबई में अभी भी अंधेरा बाकी था। जहां एक तरफ जयपुर का आसमान आतिशबाजियों और खुशियों से रोशन था, वहीं मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित देशमुख विला एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश रच रहा था। यह विला किसी किले की तरह था, जहां चप्पे चप्पे पर हथियार बंद गार्ड्स मौजूद थे। विला के अंडरग्राउंड बने एक बहुत सीक्रेट रूम में प्रताप देशमुख सिगरेट पीते हुए गुस्से में टहल रहे थे। उसके सामने वाले सोफे पर उसका भतीजा अभिषेक देशमुख बैठा था। अभिषेक के हाथ में प्लास्टर चढ़ गया था। प्रताप देशमुख ने गुस्से में अपनी सिगार जमीन पर फेंक दी। उसने गुस्से में झुंझला कर कहा,
हरामखोर अर्जुन अग्निहोत्री, उस कल के छोकरे ने मेरे सगे भतीजे की उंगली तोड़ दी। उसे मुंबई के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में शरेआम जलील किया। मेरी देशमुख परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे से अभिषेक ने दर्द में कराह कर कहा, अंकल, हमें कुछ करना होगा। वो अर्जुन बड़ा ताकतवर है। उसके शैडो गार्ड्स हर जगह मौजूद होते हैं। हम उस पर सीधा हमला भी नहीं कर सकते। आगे से प्रताप ने अपनी मुट्ठी खींच कर कहा, मुझे पता है। तभी मीटिंग रूम का भारी लोहे का दरवाजा खुला। अंदर मुंबई के सबसे बड़ा माफिया और ईशानी का दादा सूर्यकांत सिंघानिया आ गया। सूर्यकांत ने चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल, शैताने और विनिंग मुस्कान लेकर आया था। सूर्यकांत सिंघानिया ने अपनी भारी आवाज में कहा, सीधे हमले की हमें कोई जरूरत भी नहीं है प्रताप। उसकी ये बात सुनकर प्रताप देशमुख ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, सिंघानिया, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे पास उस अर्जुन को तोड़ने का कोई नया प्लान है? आगे से सिंघानिया ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, प्लान नहीं प्रताप, मैं वो हथियार लेकर आया हूं जो अर्जुन अग्निहोत्री को उसी के घर में घुसकर खत्म करेगा। ये कहकर सिंघानिया पीछे हटा। उसने दरवाजे के बाहर खड़े एक शख्स को अंदर आने का इशारा किया। अंधेरे में एक 24-25 साल का जवान लड़का कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के की लंबाई और कद काठी बिल्कुल अर्जुन जैसी थी। उसने एक बहुत महंगा टॉम फोर्ड का ब्लैक सूट पहना था। उसकी आंखों में एक ऐसी भयंकर नफरत, जलन और अहंकार था जो किसी भी इंसान को डरा दे। उसका चेहरा बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके हाव भाव में एक साइकोपैथ जैसी क्रूरता थी। प्रताप देशमुख ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वो उसे पहचान फिर भी नहीं पाया। इसलिए उसने कहा, सिंघानिया, ये यंग मैन कौन है? क्या ये कोई सुपारी किलर है? उसकी बात सुनकर सूर्यकांत सिंघानिया ने एक जोरदार और शैतानी हंसी हंसी। उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। प्रताप की आंखों में देखकर एक ऐसा सच उगला जिसने उसके कमरे की हवा को और भी जहरीला बना दिया। सिंघानिया ने गंभीरता से कहा, यह कोई सुपारी किलर नहीं है प्रताप, ये पारस अग्निहोत्री है। अग्निहोत्री परिवार के खून का हिस्सा और रणविजय अग्निहोत्री के एम्पायर का दूसरा कैंडिडेट। पारस अग्निहोत्री का नाम सुनते ही प्रताप देशमुख की आंख फटी की फटी रह गई। उसने हैरानी से कहा, क्या इसका नाम पारस अग्निहोत्री है? लेकिन मैंने तो सुना था कि रणविजय अग्निहोत्री का सिर्फ एक ही पोता है, और वो है अर्जुन। उसकी बात सुनते ही उस लड़के पारस अग्निहोत्री ने एक बहुत ही जहरीली मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया और एक सोफे पर बहुत ही ऐंठ कर बैठ गया। पारस ने अपनी आवाज में खुले हुए अहंकार के साथ कहा, तुमने जो अब तक सुना था प्रताप देशमुख, वो सिर्फ आधा सच था। तभी सिंघानिया ने प्रताप को समझाना शुरू करके कहा, प्रताप, रणविजय अग्निहोत्री के दो बेटे थे। एक अर्जुन का पिता नीरज और दूसरा नारायण अग्निहोत्री। पारस इसे नारायण अग्निहोत्री का सगा बेटा है। रिश्ते में पारस अर्जुन का चचेरा बड़ा भाई लगता है। तभी प्रताप ने हैरानी से पूछा, तो फिर ये पारस उस विला नंबर 360 में क्यों नहीं रहता? ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अर्जुन के खिलाफ क्यों खड़ा है? पारस की आंखें इस सवाल पर अंगारे की तरह लाल हो गई। उसके माथे की नसें तन गई। पारस ने अपने दांत पीस कर चिल्लाकर कहा, क्योंकि उस बूढ़े रण विजय अग्निहोत्री ने मेरे साथ नाइंसाफी की। अग्निहोत्री परिवार का वो घिनौना नियम, गरीबी का इम्तिहान, तुम्हें पता है ना उसके बारे में? आगे से प्रताप ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सुना है। वो अपने वारिस को पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं ताकि वो गरीबी में पलकर पैसों की अहमियत समझे। उसकी यह बात सुनकर आगे से पारस ने कहा, बिल्कुल, मैं अर्जुन से 2 साल बड़ा हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे भी मेरे माता पिता नारायण अग्निहोत्री संतोष अग्निहोत्री से छीनकर एक अनाथ आश्रम में फेंक दिया गया। 20 साल तक मैंने सड़कों पर धक्के खाए, गालियां सुनी, झूठा खाना खाया, और जब अर्जुन पैदा हुआ तो उसके साथ भी यही किया गया। यह कहकर पारस ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची, उसके पोर सफेद पड़ गए। गुस्से में उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, जब मैं 21 साल का हुआ तो मुझे वापस अग्निहोत्री एम्पायर में लाया गया। मुझे मेरी असलियत बताई गई। मुझे लगा कि अब वो पूरी दौलत, वो सारा एम्पायर मेरा होगा।
लेकिन उस बूढ़े दादाजी ने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि असली वारिस वही बनेगा जो अंतिम परीक्षा पास करेगा। तभी पीछे बैठे अभिषेक ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? तभी सिंघानिया ने हंसकर जवाब देकर कहा, रणविजय ने पारस और अर्जुन दोनों को एक एक फेक कंपनी दी। उन्हें बिना अपने नाम इस्तेमाल किए प्रॉफिट लाने को कहा। अर्जुन ने मेहनत, ईमानदारी और अपने फटीचर दोस्तों की मदद से वो कंपनी खड़ी कर ली। उसकी बात सुनकर पारस का खून खोलने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, और मैंने शॉर्टकट अपनाया। मैंने अंडरवर्ल्ड का पैसा इस्तेमाल किया। मैंने घूस दी। मैंने कुछ लोगों को बर्बाद किया, क्योंकि बिजनेस में यही होता है, ताकत और क्रूरता। लेकिन उस बूढ़े रणविजय ने मुझे असफल घोषित कर दिया। उसने कहा कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। यह कहकर पारस अपनी जगह से खड़ा हो गया और पागलों की तरह चीखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, उस बूढ़े ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने अर्जुन को चुन लिया और मुझे मुझे कुछ करोड़ रुपए देकर अग्निहोत्री परिवार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसने मुझे मेरे हक से बेदखल कर दिया। मैं अर्जुन से हार गया, और इस हार का बदला मैं उस अर्जुन को सड़कों पर खून के आंसू रुला कर लूंगा। यह कहकर उसके शरीर में गुस्सा कांपने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर प्रताप देशमुख के चेहरे पर अब एक बहुत खौफनाक और शैतानी खुशी आ गई। प्रताप ने ताली बजाकर कहा, "हा, मतलब हमारे पास अर्जुन का अपना ही खून है, तो उसे मारना चाहता है। यह तो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है सिंघानिया।" तभी सिंघानिया ने अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकालकर टेबल पर फेंक कर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है प्रताप। उन तस्वीर में दो अधेड़ उम्र के लोग दिखाई दे रहे थे, एक आदमी और एक औरत। प्रताप ने उन तस्वीर को देखकर कंफ्यूजन में पूछा, ये कौन है? आगे से पारस ने एक खूनी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरे माता पिता हैं, नारायण अग्निहोत्री और संतोष अग्निहोत्री। तभी सिंघानिया ने आगे का खौफ प्लान बनाकर कहा, प्रताप, तुम्हें लगता क्या है कि जिन माता पिता ने अपना बच्चा पैदा होते ही छीन लिया गया हो, और 20 साल बाद जब वो वापस आए तो उसे जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया जाए, तो उन माता पिता के दिल में रणविजय और अर्जुन के लिए क्या होगा? उसकी बात सुनकर प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, नफरत, भयंकर नफरत। तभी पारस ने आगे से सहमति जताकर कहा, बिल्कुल सही। मेरे माता पिता अभी भी उसी अग्निहोत्री परिवार के मेन विला में रहते हैं। वो दादाजी के सामने बहुत ही संस्कारी, सीधे और अर्जुन से प्यार करने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरे लिए सुलग रहे हैं। वो अर्जुन की मां शालिनी और उसके बाप नीरज से बेइंतहा नफरत करते हैं। ये कहकर पारस ने टेबल पर झुककर प्रताप की आंखों में देखकर अपना पूरा प्लान बताया। उसने आगे झुककर कहा, मेरे माता पिता उस घर के अंदर हमारे ट्रोजन हॉर्स हैं प्रताप। अर्जुन की ताकत उसके वो शैडो गार्ड्स और उसकी सिक्योरिटी है, जो घर के बाहर रहती है। लेकिन घर के अंदर की हर खबर, अर्जुन की हर कमजोरी, उसकी हर हरकत की जानकारी मेरे माता पिता मुझे देते हैं। ये कहते हुए पारस का चेहरा शैतानी चमक से भर गया। तभी अभिषेक ने अपनी टूटी उंगली को सहलाकर कहा, और अब हम क्या करने वाले हैं? उसकी यह बात सुनते ही पारस ने अपनी जेब से अर्जुन और मीरा की एक तस्वीर निकाली। उसने एक लाल मार्कर से मीरा के चेहरे पर एक क्रॉस का निशान बना दिया। पारस ने बहुत ही जहरीले स्वर में कहा, अर्जुन का वो फौलादी कवच सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है, और वो है उसकी महारानी मीरा। मैंने सुना है अर्जुन जयपुर में अपने दोस्त की शाही शादी करवा रहा है। उसे नाचने गाने दो। जब वो मुंबई वापस आएगा तो मेरे माता पिता अर्जुन के विला 360 में रहने के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, और वो एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली ड्रामा खेलेंगे। ये कहकर पारस ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आगे कहा, वो दोनों पति पत्नी उस घर में रहकर अर्जुन और मीरा की जिंदगी में ऐसा मीठा जहर घोलेंगे कि मीरा का पूरा परिवार, उसके ताऊजी, उसकी माँ अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे। वो अर्जुन और मीरा के बीच गलत फहमियों की ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जिसे अर्जुन की कोई दौलत या ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और जब घर के अंदर से अर्जुन की जड़ें खोखली हो जाएगी, तब मैं, तुम और सिंघानिया बाहर से ऐसा हथौड़ा मारेंगे कि पूरा अग्निहोत्री एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उसकी यह प्लानिंग सुनकर प्रताप देशमुख और सूर्यकांत सिंघानिया दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यह साजिश अब सिर्फ गोली और गुंडों की नहीं रही। यह साजिश अब अपने के धोखे, पारिवारिक राजनीति की थी,
जो दुनिया की किसी भी जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। इसके कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होने के पारस देशमुख विला की बालकनी में खड़ा मुंबई की जगमगाती लाइट्स को देख रहा था। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। पारस ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में कहा, तूने मेरा हक छीना है अर्जुन। तूने मेरी किस्मत चुराई है। मैं तुझे इस शहर में सुकून की सांस लेने नहीं दूंगा। तेरी वो मीरा जिसे तू अपनी दुनिया मानता है, मैं उसे तेरे लिए ही सबसे बड़ा श्राप बना दूंगा। महाभारत में इस नए युद्ध में कौरवों की जीत होगी। इधर अर्जुन से सभी दुश्मन एक साथ हो रहे थे। वहीं उधर जयपुर के रामबाग पैलेस में शादी का आखिरी दिन था। कपिल और निहारिका साथ फेरे ले रहे थे। अर्जुन और मीरा एक साथ खड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उन दोनों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। मीरा ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखकर मुस्कुराकर कहा, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है अर्जुन। अब मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं आ सकती। आगे से अर्जुन ने मीरा के माथे को चूमकर कहा, जब तक हम साथ हैं मीरा, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। दोनों की आंखों में प्यार और भविष्य की अनगिनत सपने, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस सुरक्षित मजबूत महल की नींव में दीमक लगनी शुरू हो चुकी है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि बहुत जल्द उनके घर के अंदर रिश्तों का मुखौटा पहनकर दाखिल होने वाला था। अब जयपुर के रामबाग पैलेस की वो शादी शादी अब एक खूबसूरत याद बन चुकी थी। कपिल और निहारिका अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुंबई के उस शानदार 4 BHK विला में जा चुके थे, जो अर्जुन ने उन्हें तोहफे में दिया था। इधर अर्जुन का प्राइवेट जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। पूरा परिवार, अर्जुन, मीरा, यशोदा माँ, ताई जी थकान लेकर बड़े सुकून के साथ वापस गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के विला नंबर 360 में लौट आए थे। रात का वक्त था। विला की शानो शौकत, वहां की शांति उन्हें अपनी बाहों में समेट रही थी। ताऊ जी और ताई जी अपने कमरों में, यशोदा माँ अपने कमरे में जा चुके थे। अर्जुन और मीरा विला की सबसे ऊपरी बालकनी में खड़े थे। मुंबई की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। मीरा ने अपना सिर अर्जुन के सीने पर टिकाया हुआ था। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मीरा ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा, पता है अर्जुन, जयपुर में जब मैं कपिल और निहारिका को फेरे लेते हुए देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हम दोनों हैं। मुझे अपनी सगाई और शादी के सपने आने लगे थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर मीरा के माथे को चूम कर कहा, वो सपने बहुत जल्द हकीकत में बनेंगे मीरा। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। अब इस विला में सिर्फ हमारी खुशियां होंगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी राहत की सांस लेकर कहा, तुम्हारे साथ होने पर मुझे लगता है कि दुनिया की कोई साजिश, कोई बुराई इस घर की चौखट पार नहीं कर सकती। अर्जुन ने भी यही सोचा था। उसे अपनी ताकत और अपने शैडो गार्ड्स पर पूरा भरोसा था कि कोई भी दुश्मन बाहर से इस विला पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन अर्जुन ये भूल गया था, जब कोई दुश्मन बाहर से नहीं आ सकता, तो वो अंदर से जन्म लेता है। और उस दुश्मन का हथियार गोलियां नहीं, बल्कि आंसू होते हैं। उस रात दोनों चैन की नींद सोए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कल की सुबह उनके इस सपने में महल में एक बहुत बड़ा और मीठा जहर लेकर आने वाली है। अगली सुबह विला नंबर 360 में सुबह की चाय की खुशबू फैल रही थी। यशोदा माँ और ताई जी रसोई में नौकरों को नाश्ते का निर्देश दे रही थी। ताऊ जी लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन और मीरा हॉल में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मिस्टर जगदीश तेज कदमों से थोड़े हड़बड़ाकर हॉल में दाखिल हुए। उसने अर्जुन के पास आकर कहा, सर, गेट पर कुछ गाड़ियां आई है। जगदीश जी की आवाज में एक अजीब उलझन थी। आगे से अर्जुन ने चाय का कप मेज पर रखकर पूछा, कौन है जगदीश जी इतनी सुबह सुबह? आगे से जगदीश ने घबराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, सर, वो नारायण सर और संतोष मैम है। वो अपना सामान लेकर आए हैं। नारायण और संतोष, ये नाम सुनते ही अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। नारायण अग्निहोत्री अर्जुन के सगे ताऊ जी, उसके पापा के बड़े भाई थे। संतोष उनकी ताई जी। ये वही लोग थे जो अग्निहोत्री एम्पायर के मेन मेंशन में अर्जुन के दादाजी रणविजय अग्निहोत्री के साथ रहते थे। अर्जुन का उनसे बहुत ज्यादा मिलना जुलना भी नहीं था, क्योंकि जब से अर्जुन अपनी गरीबी का इम्तिहान पास करके वापस आया था, नारायण और संतोष
मुझसे बहुत कटी कटी सी और फॉर्मल बातें करते थे। सबसे बड़ी बात, उनका अपना सगा बेटा पारस अर्जुन से नफरत करता था, क्योंकि अर्जुन ने उसे उत्तराधिकारी की रेस में हरा दिया था। इसलिए उसे उलझन में उसने पूछा, ताऊ जी और ताई जी यहाँ, वो भी सामान लेकर। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विला का मेन दरवाजा खुला। गार्ड्स ने कई सारे बड़े बड़े डिजाइनर सूटकेस अंदर लाकर रखे और उनके पीछे पीछे नारायण अग्निहोत्री और संतोष अग्निहोत्री अंदर दाखिल हो गए। नारायण ने एक बहुत ही कीमती सिल्क का कुर्ता पहना था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, लाचारी छाई हुई थी। उनके कंधे झुके हुए थे, जो उनके राजसी रुतबे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। उनके साथ संतोष चल रही थी। उन्होंने एक शादी लेकिन महंगी साड़ी पहनी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, लाल थी, और जैसे वो रात भर रोई हों, और उनके हाथ में पूजा की एक छोटी सी माला थी। उन्हें इस हाल में देखकर अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, बड़े पापा, बड़ी माँ, आप लोग यहाँ, और ये इतना सारा सामान क्या हुआ है? दादाजी ठीक तो हैं? तभी मीरा भी घबराकर अर्जुन के पीछे आकर खड़ी हो गई। लेकिन संतोष ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसके होठ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी और वह अचानक बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर अर्जुन के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर अर्जुन की पूरी तरह से घबरा गया। उसने बड़े प्यार से पूछा, बड़ी माँ, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? उसने कभी संतोष को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। संतोष ने अर्जुन को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी तिनके को पकड़ता है। हम लुट गए अर्जुन, हम बर्बाद हो गए बेटा। हमारे नसीब में औलाद का सुख लिखा ही नहीं। हम जीते जीत अनाथ हो गए मेरे बच्चे। संतोष हिचकियां लेकर रो रही थी। तभी नारायण अग्निहोत्री भी अपनी आंखें पोंछकर पास रखे सोफे पर धड़ाम से बैठ गए। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों में गिरा लिया और भावुक होकर कहा, तुम्हारे दादाजी का वो क्रूर नियम, उसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी अर्जुन। तभी अर्जुन ने संतोष को सहारा देकर सोफे पर बैठाया। मीरा ने तुरंत जाकर पानी का गिलास उन्हें ला कर दिया। तभी अर्जुन ने पारस का नाम लेकर पूछा, मुझे साफ साफ बताइए बड़े पापा, बात क्या है? पारस भैया है कहाँ? पारस का नाम सुनते ही संतोष और जोर से रोने लगे। वहीं नारायण ने अपनी कांपती हुई आवाज में उस मास्टर क्लास ड्रामे की शुरुआत की जिसे उन्होंने और सिंघानिया ने मिलकर रचा था। नारायण ने भारी आवाज में कहा, पारस अब हमारा नहीं रहा अर्जुन। तुम्हें तो पता ही है, जब तुम और पारस पैदा हुए थे तो अग्निहोत्री खानदान के गरीब के इम्तिहान के कारण तुम दोनों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था। 21 साल तक हम अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरसते रहे। ये कहकर नारायण ने गहरी और दर्द भरी सांस लेकर आगे कहा, जब वो वापस आया तो हमें लगा कि हमारा खोया परिवार वापस मिल गया, लेकिन उन सड़कों ने और अंडरवर्ल्ड की हवा ने मेरे पारस को एक लालची और क्रूर इंसान बना दिया। जब दादाजी ने उसे उत्तराधिकारी की रेस में फैल कर दिया तो उसने उसने उसको चुन लिया, और दादाजी ने तुम्हें, तो पारस ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाया। तभी संतोष ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ अर्जुन, उस हार के बाद पारस पागल हो गया। वो गलत रास्तों पर चला गया। वो अंडरवर्ल्ड के गुंडों के साथ उठने बैठने लगा है। कल रात कल रात उसने मेंशन में आकर बहुत बड़ा तमाशा किया। उसने अपने दादाजी को गालियां दी। उसने कहा कि वो अग्निहोत्री परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? तभी आगे से संतोष ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ बेटा, जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने हमें धक्के मार दिए। उसने कहा कि हम उसके माता पिता ही नहीं हैं, क्योंकि हमने उसे 21 साल तक अनाथों की तरह छोड़ दिया था। उसने हमसे रिश्ते तोड़ लिए अर्जुन। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है बेटा। यह कहकर संतोष ने अपना सिर अर्जुन के घुटनों पर रख दिया। यह नजारा इतना दर्दनाक और इतना सच्चा लग रहा था, पत्थर का दिल भी पिघल जाए। और हुआ भी यही कि वो नाटक देखकर अर्जुन का दिल अंदर से छलनी हो रहा था। वो खुद उस दर्द से गुजरा था। वो खुद 21 साल तक अपने माता पिता के बिना एक फटीचर अनाथों वाली जिंदगी जी चुका था। वो जानता था कि इस क्रूर नियम ने किस तरह बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि यह सब एक 100% झूठ है। पारस ने कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि वो खुद इस साजिश का मास्टरमाइंड था। इस बात से अनजान अर्जुन ने संतोष को उठाकर कहा,
मुझे बहुत अफसोस है बड़ी माँ। मैं पारस भैया को ढूंढ निकालूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन तभी नारायण ने तुरंत रोक कर कहा, नहीं अर्जुन, वह बहुत खतरनाक हो चुका है। वो किसी की नहीं सुनेगा। तुम्हारा दादाजी ने उसे हमेशा के लिए अपनी जायदाद और इस परिवार से बेदखल कर दिया। हमारे लिए हमारा बेटा मर चुका है। उसकी बात पूरी होते ही संतोष ने अपने आंसुओं से भीगी आंखें उठाई, मीरा की तरफ देखा। फिर उसने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। उसने अर्जुन की ममता भरी आंखों से देखकर कहा, अर्जुन, हम उस मेन मैंशन में अब घुट घुट कर मर रहे हैं। वहां का सन्नाटा हमें खाने को दौड़ता है। जब भी हम उस घर में पारस का खाली कमरा देखते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। हम वो घर छोड़ आए हैं बेटा। संतोष की आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो किसी का इंसान का दिल पिघला दे। वहीं उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, लेकिन आप लोग यहाँ, मेरा मतलब आप लोग मेरे विला में? तभी संतोष ने अर्जुन के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। एक राजघराने की महारानी जैसी औरत जब एक 22 साल के लड़के के सामने हाथ जोड़ती है तो कोई भी पिघल जाता है। तभी संतोष ने फूट फूट कर रो कर कहा, अर्जुन, हम अपने सगे बेटे के तो साथ नहीं रह पाए। हमारे नसीब में औलाद का सुख ही नहीं था। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाकर बोली, लेकिन तुम भी तो हमारे बेटे ही हो ना। क्या हम अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं गुजार सकते? क्या हमें अपने इस बेटे और इस प्यारी सी बहू का प्यार नहीं मिल सकता? तभी नारायण ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, हम यहाँ तुम पर कोई हुक्म चलाने या कोई हक जताने नहीं आए। हमें तुम्हारी दौलत या विलास से भी कोई मतलब नहीं। हमें बस एक परिवार चाहिए। हमें तुम्हारे और मीरा के रूप में अपना बेटा बेटी चाहिए। क्या तुम इन अभागे माता पिता को अपने घर में छोटा सा कोना नहीं दे सकते? उनके इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में उस नाजुक हिस्से पर सीधा वार कर दिया जो हमेशा से परिवार और प्यार का भूखा था। जिस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले सड़कों पर काट दी, उसके सामने जब उसके अपने ही बड़े आकर औलाद का प्यार मांगे तो वो कैसे ना कह सकता था। वहीं मीरा, जिसका दिल दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और मासूम था, वो भी ये सब सुनकर रोने लगी। उसे भी संतोष और नारायण ने अपने ही माता पिता का दर्द दिखाई दे रहा था। वहीं अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर संतोष और नारायण के जुड़े हुए हाथ नीचे करवाकर बहुत ही सम्मान और प्यार के साथ कहा, ये आप क्या कर रहे हैं बड़े पापा बड़ी माँ? यह कहकर अर्जुन ने उन दोनों को एक साथ अपने गले लगाकर आगे कहा, आप मेरे परिवार के बड़े हैं। आपको मुझसे कुछ मांगने की या हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। ये विला जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। इसके बाद अर्जुन ने संतोष के आंसू पोंछ कर कहा, पारस भैया ने जो किया वो उसकी बदकिस्मती है, लेकिन मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों आज से अभी से इसी विला में हमारे साथ रहेंगे। मैं और मेरा आपको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तभी मेरा भी आगे आई। उसने झुककर संतोष और नारायण के पैर छूकर बहुत ही प्यार और सम्मान से कहा, प्रणाम बड़ी माँ, बड़े पापा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से ये घर आपका है। मैं आपकी एक बेटी की तरह सेवा करूंगी। उसकी बात सुनकर आगे से संतोष ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो मेरी बच्ची। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। लेकिन जब संतोष ने मीरा के सिर पर हाथ रखा तो उसकी आंखों में आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक बहुत जहरीला खौफनाक चमक थी। वो चमक जो कह रही थी, तुम्हारी इस जोड़ी को तोड़ने ही तो हम यहाँ आए, मेरी भोली बच्ची। जब यह ड्रामा चल रहा था तो उसी वक्त लॉन में न्यूज़पेपर पढ़कर ताऊजी और किचन में यशोदा माँ अंदर हॉल में आई। हॉल में इतने सारे सूटकेस, रोने धोने की माहौल देखकर वो दोनों हैरान रह गए। ताऊजी ने अपनी लाठी टेक कर पूछा, क्या हुआ अर्जुन बेटा? कौन है ये लोग? आगे से अर्जुन ने तुरंत मुस्कुराकर इंट्रो करवा कर कहा, ताऊ जी, माँ जी, ये मेरे ताऊ जी और ताई जी हैं। मेरे बड़े पापा मिस्टर नारायण अग्निहोत्री, बड़ी माँ मिसेज संतोष अग्निहोत्री। ये दादाजी के साथ मेन मेंशन में रहते हैं। आज से ये भी हमारे साथ इसी विला में रहेंगे। भैरव सिंह, जो बहुत ही सीधे और संस्कारी इंसान थे, अर्जुन की बात सुनते ही उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पधारिए साहब, पधारिए। आप तो हमारे समधी होए। आपके आने से इस घर की रौनक और बढ़ जाएगी। यशोदा माँ भी अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखकर इज्जत से उन्हें प्रणाम किया। नारायण और संतोष ने भी ऊपरी तौर पर मुस्कुराकर उनके नमस्कार का जवाब दिया।
नारायण ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते भैरव जी। लेकिन संतोष, जो एक बहुत ही हाई क्लास और एलीट औरत थी, उसने यशोदा माँ और ताऊ जी के साधारण कपड़े और उनके ठेठ राजस्थानी लहजे को ऊपर से नीचे तक घूरा। संतोष ने मन ही मन में घृणा से सोचा, ये गवार और अनपढ़ लोग इस करोड़ों की विला में क्या कर रहे हैं। उसके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो महान बनने वाला मुखौटा पहना रखा। तभी अर्जुन ने जगदीश जी को आवाज देकर कहा, जगदीश जी, बड़े पापा और बड़ी माँ का सामान सबसे अच्छे मास्टर्स गेस्ट स्वीट में रखवा दीजिए, और आज से इनके आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आगे से जगदीश ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी सर। ये कहकर वो जगदीश तुरंत नौकरों को इशारा करने लगा। तभी मीरा ने बहुत ही प्यार से संतोष से कहा, बड़ी माँ, आप लोग सफर से थक गए होंगे, आप जाकर फ्रेश हो आई। मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय और नाश्ता बनाकर लाती हूँ। आगे से संतोष ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बेटा, तुम सच में बहुत संस्कारी हो। तभी जगदीश जी ने नारायण और संतोष को विला के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित बड़े आलीशान राजाओं जैसे स्वीट में पहुंचा दिया। जैसे ही नौकरों ने सामान रखा और दरवाजा बाहर से बंद किया, कमरे के अंदर का माहौल 180 डिग्री में बदल गया। वो लाचार और रोते हुए माता पिता अचानक किसी शैतान में बदल गए। अब क्या करेंगे ये शैतान लोग, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए।